Hello students, I'm Imani Sharma, your educator. I warmly welcome you all to yet another YouTube session जिसमें आज हम एक बहुत important topic which has been asked in your previous year questions time and again and जिसके लिए आपको वैसे भी in your research undertaking के लिए you guys need to be very well aware about, right? So what am I talking about? This is a topic from your unit of research aptitude of UGC NET paper 1. We are talking about levels of plagiarism and penalties as per UGC. तो University Grants Commission के under, whenever we all want to be the ones who are going to undertake any sort of research, उसमें ये चीज़ बहुत important होती है कि कोई भी वर्क जो कोई भी dissertation, thesis etc. कोई research paper हम लोग लिख रहे हैं, that is not at all being copied from somewhere. ठीक है, तो कॉपी नहीं करना है 110% if they want to see that you have put in the efforts. आपको ये मेक श्योर करना होता है that you cite things properly. अगर आपने कहीं से कोई कोटेशन, कहीं से कोई स्टैटिस्टिक्स वगैरह उठाए हैं, इट इज रियली वेरी मेजरली इंपॉर्टेंट एंड एडवाइजेबल दैट आप उन चीजों को जो है कोट करें, साइट करें इन योर वर्क्स. साइटिंग करने से क्या होता है, इट बिकम्स रियली ऑथेंटिक. So पहले समझते हैं, if we try to understand through the word, what is plagiarism? Plagiarism किसको कहा जाता है? Plagiarism many types के होते हैं. I've already made a video on the same, that plagiarism and its types, so you can go check that out. But plagiarism होता है when you copy someone else's work and call it your own. किसी और का काम जब आप अपना कहते हो, उसको हम कहते हैं कि ये इंसान प्लेजरिज्म कर रहा है. ठीक है, यू आर यूजिंग somebody else's मेहनत, यू आर यूजिंग somebody else's हार्ड वर्क एंड कॉलिंग इट योर ओन. एक प्लेजरिज्म होता है जिसमें आप पढ़ते हो कहीं से लेकिन अपने शब्दों में लिख देते हो. एक प्लेजरिज्म होता है वेर आप मल्टीपल सोर्सेज से चीजें, उसको मोजाइक प्लेजरिज्म कहते हैं. आपने 10 सोर्सेज से पढ़ लिया, एक सोर्स से एक पैराग्राफ लिख दिया, दूसरे सोर्स से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा, ऐसे करके 10 से लिख लिया. तो बहुत ये चीज इंपॉर्टेंट होती है आप सबके लिए समझने के लिए, दैट इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड नॉट टू प्लेजराइज योर कंटेंट. एंड आई एम नॉट एट ऑल सेइंग कि प्लेजराइज नहीं करना है तो आप किसी और के लिखे हुए वर्क को इंक्लूड नहीं कर सकते. आप इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू गिव दैट पर्सन द ड्यू क्रेडिट. आपको उस इंसान को वो क्रेडिट देना होगा कि मैंने इनके वर्क से ये चीज उठाई है. वो चीज आप अपने पेपर के एंड में मेंशन भी करोगे कि हाँ जी, ये बुक जो थी इस पर्टिकुलर ऑथर की, या ये रिसर्च पेपर रिटन बाय दिस पर्टिकुलर ऑथर हैज बीन साइटेड बाय मी इन माय रिसर्च पेपर, इन माय थीसिस और डिसर्टेशन. ठीक है, इससे क्या होगा, इससे योर रिसर्च वुड बी कंसिडर्ड ऑथेंटिक. आपकी रिसर्च को जो है बहुत ऑथेंटिक कंसिडर किया जाएगा. दैट यस ऑफ कोर्स इफ दिस रिसर्चर हैज वाइडली रेड, बहुत सारे लोगों को पढ़ के उन्होंने साइट भी करा है और अपने ओपिनियंस भी दिए हैं अपनी ओरिजिनलिटी के साथ में. ठीक है, तो आप आने वाले रिसर्चर्स होने वाले हो तो ये चीज याद रखनी है कि कंटेंट को कभी भी प्लेजराइज नहीं करना. ठीक है, सो यूजीसी रेगुलेशंस के तहत अगर हम देखें जो 2018 में आई हैं, उनके अंडर वी सी दैट देयर आर डिफरेंट लेवल्स. एंड लेवल्स तो छोड़िए, उसके पेनल्टीज तक इन योर यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 हैव बीन आस्क्ड कि क्या उसकी सजा क्या मिलती है, पेनल्टी क्या होती है. तो पहले देखते हैं, अगर हम बात करते हैं, हमेशा देखना है कि लेवल 0 से शुरू हो रहा है. 0 लेवल यानी कि अप टू 10% तक आपका प्लेजरिज्म अगर है तो वो चलेगा, कोई उस पर पेनल्टी नहीं है. लेवल 1 जो है 10 से 40% प्लेजरिज्म, जो भी इंसान whosoever has written that paper will have to submit, रीसबमिट, उसको थोड़ा सही करके 6 महीने में रीसबमिट करना है या फिर विथड्रॉल ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट हो जाएगी. लेवल 2 जो है दैट इज 40 से 60%, जहां पे where is 1 year debarment for from resubmission, 1 साल तक आप अपना पेपर सबमिट नहीं कर सकते. एंड ऑल्सो withdrawal of the manuscript and denial of 1 annual increment. एक एनुअल इंक्रीमेंट किसकी बात कर रहे हैं? लेट्स जस्ट से आप रिसर्चर हैं, आप किसी के अंडर रिसर्च करते हैं, सुपरवाइजर्स ढूंढते हैं सब लोग. तो ये सुपरवाइजर जो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे होंगे, अगर आप उनके अंडर पीएचडी कर रहे हो और उसमें ये चीज, उनके पेपर में ये चीज निकल के आती है
1 साल तक उनका एनुअल इंक्रीमेंट रुक जाएगा, ठीक है। एंड फॉर 2 years वो किसी को सुपरवाइज नहीं कर सकते। 2 years नो सुपरविजन, कोई भी बच्चा उनके अंडर सुपरवाइज नहीं होएगा। फिर हम बात करते हैं लेवल 3 की, जो 60% से ऊपर होता है। आपने जो लिखा है वो कैंसिल हो जाएगा, आपकी रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट की कैंसिल हो जाएगी, मैन्युस्क्रिप्ट विथड्रॉ हो जाएगी। और अगर इन केस ऑफ सुपरवाइजर डिनायल, उस सुपरवाइजर को 2 एनुअल इंक्रीमेंट डिनायल हो जाएंगे एंड 3 years तक वो कोई सुपरविजन नहीं कर पाएंगे। 3 years तक वो किसी भी बच्चे को अपने अंडर जो है PhD करवाने के लिए वो सुपरवाइज नहीं कर पाएंगे। सो नोट दीज लेवल्स, level 0 up to 10%, 1 10 to 40%, 2 40 to 60% and 3 60% से above। तो पेनल्टीज आते आते बढ़ती जा रही है, ठीक है। यू कैन नोट देम डाउन पॉजिंग द वीडियो एज वेल। अब कुछ प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर्स का भी दे हैव स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू द प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर्स एज वेल। तो अगर हम बात करते हैं, पहला सबसे मेजरली यूज्ड बाय प्रोफेसर्स डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द वर्ल्ड इज टर्निटिन। टर्निटिन यूज किया जाता है, जिसका एक सब सॉफ्टवेयर भी है जिसका नाम है आइथेंटिकेट। ये भी आपके PYQ में पूछा गया है, ये भी आपके PYQ में आया हुआ है। ये टर्निटिन का ही एक सब पार्ट है। कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस, इसमें भी आप कर सकते हो, सारे आप इनको रीड कर सकते हो। फिर आपके पास है ग्रामरली। ग्रामरली आजकल ये एप्लीकेशन वेब एक्सटेंशन चल रही है, वेयर इन वी सी नॉट जस्ट द यूजेज ऑफ प्लेजरिज्म या ग्रामर, आपके सेंटेंसेस, स्पेलिंग्स एटसेट्रा को सही किया जाता है। देन वी हैव कॉपीस्केप, इसको यूज कर सकते हो आप लोग, ठीक है। देन वी हैव प्लैग स्कैन, क्यू टेक्स्ट। ये कुछ कॉमन एंड इंपॉर्टेंट प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर्स जो हैं हैव बीन आस्क्ड इन योर PYQs एंड आई थॉट दैट आई शुड बी टेलिंग यू ऑल अबाउट इट। टर्निटिन तो बहुत बार आया, ऑथेंटिकेट भी बहुत बार आया। अब कैसे आप अपने प्लेजरिज्म को कर्ब कर सकते हैं, हाउ कैन यू अवॉइड प्लेजरिज्म, हाउ कैन यू मेक श्योर कि आप जो भी कंटेंट लिख रहे हैं दैट इज नॉट एट ऑल प्लेजराइज्ड। तो इसी, अगर हम बात करते हैं UGC नेट के रेगुलेशंस, प्लेजरिज्म रेगुलेशंस की बात करते हैं, उसके सेक्शन 6 के अंडर, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि किस सेक्शन के अंडर उन्होंने मेथड्स बताए हुए हैं कर्ब करने के लिए। उन्होंने बताया कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कैसे रोक सकते हैं। पहला कि प्लेजरिज्म डिटेक्शन मैकेनिज्म, हर एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वेयर रिसर्च इज डन, वहां पे बच्चों के जो भी पेपर लिखेंगे बच्चे, उनको प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर के थ्रू रन किया जाएगा टू सी इफ देयर कंटेंट इज प्लेजराइज्ड और नॉट। सेकंड, स्टूडेंट अंडरटेकिंग, कोई भी बच्चा कोई रिसर्च कर रहा है तो वो एक अंडरटेकिंग के ऊपर साइन करेगा जिसमें ये लिखा गया होगा कि कंटेंट प्लेजराइज नहीं है, एंड उन्होंने खुद भी देखा है कि उनका सारा काम ओरिजिनली डन है। स्टूडेंट अंडरटेकिंग होगी, ठीक है। बच्चों को और टीचर्स को, प्रोफेसर्स को प्लेजरिज्म डिटेक्शन टूल्स की एक्सेस देनी चाहिए ताकि बच्चा अपनी फाइनल सबमिशन से पहले अगर प्लेजरिज्म आ रहा है उसको कम कर सके, ठीक है। क्योंकि कई बार प्लेजरिज्म एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से भी नहीं होता, कई बार आप लिख ओरिजिनली रहे होते हो बट the same sentences have been used by other people as well. So to minimize that, detection tools should be provided to students, faculty members, etc. Plagiarism policies होनी चाहिए of higher education institutions as well to curb, to make sure कि बच्चे अगर plagiarized content देंगे तो उनको ये punishment जो है या ये fine जो है वो लगेगा। सुपरवाइजर की सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। सुपरवाइजर शुड ऑल्सो सर्टिफाई दैट इस बच्चे ने मेरे अंडर PhD करी है एंड द कंटेंट दैट स्टूडेंट इज डिलीवरिंग इन हिज और हर रिसर्च पेपर, थीसिस या डिसर्टेशन, वो कंटेंट एकदम ओरिजिनल है। तो आपका सुपरवाइजर भी सर्टिफाई करेगा। एंड सेकेंडली, सबमिशन टू InflibNet, ताकि it is made available to other people so that the same topic cannot be reused or researched again by other person। तो एक बार अपलोड हो गया तो ये चीज हो जाएगी कि हाँ जी इसके ऊपर ऑलरेडी काम किया गया है, आई एम नॉट सपोज टू टेक दिस पर्टिकुलर टॉपिक। एंड ऑनलाइन रेपोजिटरी में जैसे हमारे पास शोध गंगा या गंगोत्री है, उन पे आपको ये सारी चीजें मिल सकती हैं,
right? So you guys will be able to tell the other person कि हाँ जी, and you will be uploading it in the online repository जो सबको available होगी. तो इन measures के through आप plagiarism को जो है रोक सकते हैं. Now the homework question for you all is कि अगर हम लोग बात करते हैं, if we try to talk about this particular software, this particular portal, what is it used for? It is used for what? शोध शुद्धि किस लिए यूज किया जाता है और इसके अंडर कौन सा सॉफ्टवेयर लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, so that I can let you know that yes, of course, your answer was right or wrong. I'll see you guys in another video. Till then, keep on studying and make sure that you don't plagiarize. Thank you so much and have a good day. Bye-bye.